आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं द डिवाइन लर्निंग। मैं हूं एडवोकेट संदीप प्रसाद नौटियाल और आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा न्यायालय के प्रकारों पर आधारित है, जिसमें हम इसके इतिहास, परिवर्तन और विकास का अध्ययन करेंगे। अदालत प्रणाली का इतिहास हजारों वर्षों तक फैला है और विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं में इसका वर्णन मिलता है। यह विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं में काफी भिन्न है। पुरानी सभ्यता। अदालतों की उत्पत्ति का पता मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताओं से लगाया जा सकता है। इन प्रारंभिक समाजों ने विवादों को सुलझाने और कानूनों को प्रशासित करने के लिए न्याय की प्राथमिक प्रणालियां विकसित की। उदाहरण के लिए, मेसोपोटामिया में हम्मुराबी संहिता 1754 ईसा पूर्व ने कानूनों का एक सेट स्थापित किया और विभिन्न अपराधों के लिए दंड निर्धारित किए। न्यायालय, जिनमें न्यायाधीश और बुजुर्ग शामिल थे, इन कानूनों की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार थे। मध्ययुगीन यूरोप। मध्य युग के दौरान सामंतवाद और राजशाही के उदय ने यूरोप में अदालत प्रणालियों को आकार दिया। सामंती प्रभु अपने क्षेत्र में अक्सर जागीरदार अदालतों के माध्यम से न्याय का प्रबंध करते थे। समय के साथ शाही अदालतें न्याय प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत प्राधिकरण के रूप में उभरीं। राजाओं ने मामलों की सुनवाई करने और अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 1215 इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने कानून के शासन और शाही शक्ति की सीमा के लिए आधार तैयार किया। आधुनिक युग। आधुनिक न्यायालय प्रणाली ने पुनर्जागरण और ज्ञानोदय काल के दौरान आकार लेना शुरू किया। उचित प्रक्रिया, निर्दोषता की धारणा और शक्तियों का पृथक्करण जैसे कानूनी सिद्धांत मूलभूत अवधारणाएं बन गए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कई देशों ने स्वतंत्र न्यायपालिकाओं की स्थापना की और अदालती ढांचे को औपचारिक बनाया। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वोच्च न्यायालय के साथ न्यायालयों की एक संघीय प्रणाली को अपनाया। औद्योगिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तनों के कारण कानूनी अधिकारों का विस्तार हुआ और पारिवारिक कानून, श्रम विवाद और प्रशासनिक मामलों जैसे विशिष्ट प्रकार के मामलों को संभालने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना हुई। समसामयिक न्यायालय। आज अधिकांश देशों में कई स्तरों वाली एक पदानुक्रमित अदालत प्रणाली है, जिसमें ट्रायल कोर्ट, अपीलीय अदालतें और सर्वोच्च न्यायालय शामिल हैं। ये अदालतें कानूनों की व्याख्या करती हैं, विवादों का समाधान करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि निष्पक्षता से न्याय दिया जाए। प्रौद्योगिकी के आगमन ने अदालती कार्यवाही को बदल दिया है। कई न्यायालयों ने इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम, सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कानूनी दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच को अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय अदालतें और न्यायाधिकरण, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, राष्ट्रों के बीच विवादों का निपटारा करने और युद्ध अपराधों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली का इतिहास विशाल और विविध है। यह सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से आधुनिकता तक न्याय व्यवस्था का अध्ययन एक व्यापक क्षेत्र है। न्यायिक प्रणाली का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसका विकास विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में हुआ है। प्राचीन काल में लोग समस्याओं का समाधान स्थानीय नेताओं या आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा करवाते थे। समय के साथ यह प्रक्रिया विकसित हुई और न्यायिक प्रणाली को एक विशेष संगठन द्वारा प्रबंधित किया जाने लगा। भारतीय साहित्य एवं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन भारत में न्याय के स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में न्याय का प्राथमिक स्रोत श्रुति थी, जिसमें वेदों और स्मृतियों के आदेश शामिल थे। इसके बाद गुप्त, मौर्य, पाल और चोल जैसे विभिन्न राजवंशों में न्यायिक प्रणाली का विकास हुआ। मुगल साम्राज्य के दौरान न्यायिक प्रणाली संगठित और संस्थागत हो गई। अकबर के शासनकाल में अकबरी न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया, जिसमें धर्म और न्याय के बीच संतुलन पर जोर दिया गया। भारतीय न्याय व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप मौर्य साम्राज्य के दौरान देखा जा सकता है, जब राजा के न्यायिक प्रतिनिधि और न्यायाधीश मौजूद थे। मध्यकाल में विभिन्न राज्यों एवं साम्राज्यों में न्याय व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया और उसने अपना अलग स्थान स्थापित किया। पेशेवर न्यायिक प्रणाली भी विकसित हुई, जिसमें वकीलों और न्यायाधीशों का उपयोग शामिल था। मौर्य साम्राज्य के समय में न्यायालय प्रणाली शासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था, जो विस्तृत क्षेत्रों में कानून और न्याय की पालना करता था। प्रणालीकृत संरचना। न्यायालय प्रणाली एक बौद्धिक बुंदेल के रूप में काम करती थी, जिसमें स्थानीय न्यायालय सामान्य विवादों को समाधान करते थे और उच्चतम न्यायालय अधिक महत्वपूर्ण मामलों को संबोधित करते थे। इस संरचना के शीर्ष पर सम्राट होते थे, जो सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण थे। स्थानीय विवाद समाधान।
कई छोटे विवाद और कानूनी मामले स्थानीय स्तर पर गांव की पंचायतों या नियुक्त स्थानीय अधिकारियों द्वारा समाधान किए जाते थे। इन स्थानीय प्राधिकरणों को भूमि विवाद, संपत्ति के मामले और छोटे अपराधों संबंधित मुद्दों को समाधान करने का अधिकार था। क्षेत्रीय और साम्राज्यिक न्यायालय अधिक महत्वपूर्ण विवादों के लिए या वे मामले जो अधिक अधिकार की आवश्यकता थी उनके लिए क्षेत्रीय और साम्राज्यिक न्यायालय थे। इन न्यायालयों को अधिकारियों द्वारा संबोधित किया जाता था जो कि अक्सर सम्राट द्वारा नियुक्त होते थे। ये न्यायालय गंभीर कानूनी मामलों, अपराधियों के मामलों और एकाधिक पक्षों या क्षेत्रों को संबोधित करने का अधिकार रखते थे। न्याय का प्रशासन केवल सजा के लिए ही नहीं था बल्कि सुलह की और सामंजस्य की पुनर्स्थापना का भी उद्देश्य था। अक्सर न्याय के तत्वों पर ध्यान दिया जाता था और न्यायाधीशों को अपने निर्णयों में नैतिक और धार्मिक आयामों को ध्यान में रखने का अपेक्षा किया जाता था। अशोक के सुधार। सम्राट अशोक विशेष रूप से न्यायालय प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने धम्म महामत्तों को नियुक्त किया जिनकी जिम्मेदारी में न्याय का प्रबंधन, नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करना और जनता का कल्याण सुनिश्चित करना शामिल था। अशोक के अभिलेखों जैसे कि रॉक एडिक्ट न्याय और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कानूनी कोड और पूर्वानुमान। मौर्य काल के विशिष्ट कानूनी कोड की जानकारी की कमी है, लेकिन माना जाता है कि प्रथागत कानून, स्थानीय परंपराएं और शासकीय आदेशों ने न्यायिक निर्णयों को निर्देशित किया। मौर्यकालीन न्यायालयों के निर्णयों को प्रभावित करने वाले पूर्वानुमान भी हो सकते हैं। सार्वजनिक। मौर्य सम्राट अशोक के समय की न्यायालय प्रणाली को उसके संगठन, न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए जाना जाता है और साम्राज्य भर में कानून के यथार्थ प्रबंधन की सुनिश्चित करने में सम्राट की महत्वपूर्ण भूमिका। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय न्याय व्यवस्था उन्हीं के अनुरूप बनाई गई थी। ब्रिटिश शासकों ने भारत में कई कानूनी संरचनाएं लागू कीं जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर न्यायिक प्रणाली को प्रभावित किया। आजादी के बाद भारतीय संविधान ने न्यायिक व्यवस्था को स्वायत्तता और संवैधानिक दर्जा दिया। न्यायिक प्रणाली मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान के प्रमुख प्रावधानों में से एक है। विवादों को निपटाने के लिए कानून की व्याख्या और उसे लागू करने की जिम्मेदारी के साथ अदालतें कानूनी प्रणाली का मूलभूत हिस्सा हैं। वे ऐसे मंच के रूप में कार्य करते हैं जहां पक्षकार तर्कों का आदान प्रदान कर सकते हैं, सबूत पेश कर सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं। अदालतों को पदानुक्रमित रूप से स्थापित किया जा सकता है। निचली अदालतें कम महत्वपूर्ण मामलों का प्रबंधन करती हैं और उच्च अदालतें अधिक महत्वपूर्ण मामलों का प्रबंधन करती हैं। चाहे वे निर्वाचित हों या नियुक्त हों, न्यायाधीश अदालती कार्यवाही की निगरानी करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कानून का निष्पक्ष रूप से पालन किया जाए। न्यायाधीशों के फैसले कानूनी मिसालें बनाते हैं जो बाद के मामलों को प्रभावित करते हैं और कानूनी प्रणाली को आकार देते हैं। आज भारतीय न्यायिक प्रणाली के 3 स्तर हैं: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट। इन सभी स्तरों पर न्यायिक प्रणाली न्याय की प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है। आधुनिक भारत में न्याय प्रणाली का मुख्य स्तंभ उच्चतम न्यायालय है, जो देश के संवैधानिक मामलों और अन्य महत्वपूर्ण न्यायिक मामलों का निर्णय लेता है। इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था में न्यायिक संगठनों, न्यायिक सेवाओं और अन्य संबंधित संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसने भारत के संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति दोनों का स्थान लिया, जो उस समय भारतीय अदालत प्रणाली के शीर्ष पर थे। सर्वोच्च न्यायालय की इमारत, जो नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित है, 1950 में अस्तित्व में आई थी। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की सीट संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में थी, जहां भारत का पिछला संघीय न्यायालय 1937 से 1950 तक बैठा था। भारत के उच्च न्यायालय भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अपीलीय क्षेत्राधिकार की सर्वोच्च अदालतें हैं। हालांकि एक उच्च न्यायालय अपने मूल नागरिक और आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल तभी करता है जब अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ट या क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी के कारण ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए कानून द्वारा अधिकृत नहीं होते हैं। उच्च न्यायालय कुछ मामलों में मूल क्षेत्राधिकार का भी आनंद ले सकते हैं, यदि ऐसा निर्दिष्ट है, विशेष रूप से संविधान, राज्य कानून या संघ कानून द्वारा। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनकी जिम्मेदारी मामले की सुनवाई करना और न्याय प्रदान करना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। ये भारतीय न्यायालय प्रणालियों की पदानुक्रमित संरचना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वे कैसे स्थित हैं और अपनी जगह के अनुसार काम करते हैं। किसी जिले में दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए सर्वोच्च दीवानी अदालत जिला न्यायाधीश की अदालत होती है।
जब एक जिला अदालत दीवानी और आपराधिक दोनों कार्यवाही संभालती है तो इसे कभी कभी जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के रूप में जाना जाता है। जिला न्यायाधीश के न्यायालय के नीचे जिले में उप न्यायाधीशों की एक या अधिक अदालतें हो सकती हैं। उनके अधीनस्थ लघु वाद न्यायालय और मुंसिफ न्यायालय हैं, जो छोटी रकम से जुड़े मामलों में निर्णय देते हैं। इन सभी अदालतों का उपयोग दीवानी मामलों की सुनवाई और समाधान के लिए किया जाता है। मुंसिफ अदालत वह जगह है जहां अधिकांश नागरिक मुकदमे दायर किए जाते हैं। किसी मामले की अपील मुंसिफ अदालत से अतिरिक्त उपन्यायाधीश या उपन्यायाधीश अदालत में की जा सकती है। जिला न्यायालय उपन्यायाधीशों और अतिरिक्त उपन्यायाधीशों की अदालतों से अपील सुनेगा। जिलों ने अलग अलग पारिवारिक अदालतें स्थापित की हैं, जो उपन्यायाधीशों की अदालतों के बराबर हैं, केवल पारिवारिक विवादों से जुड़े मुद्दों जैसे तलाक, बच्चे की हिरासत और ऐसे अन्य मामलों को संभालने के लिए। अधीनस्थ न्यायाधीश के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने के अलावा जिला न्यायाधीश का न्यायालय, जिसे अक्सर जिला न्यायालय के रूप में जाना जाता है, उन मामलों को भी संभालता है जो जिला न्यायाधीश के न्यायालय में ही शुरू होते हैं। जिला न्यायाधीश की अदालत को प्रारंभिक मामलों के साथ साथ अपीलों को भी सुनने का अधिकार है। राज्य का उच्च न्यायालय इस अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील पर विचार कर सकता है। संपत्ति, तलाक, अनुबंध, समझौते के उल्लंघन और मकान मालिक किराएदार मुद्दों पर दो या दो से अधिक लोगों के बीच असहमति वाले मामलों को सिविल अदालतों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक जिले में आपराधिक और दीवानी अदालतें हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत, सहायक सत्र न्यायाधीश की अदालत और प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट सभी आपराधिक अदालत प्रणाली में शामिल हैं। किसी जिले में आपराधिक कार्यवाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश का न्यायालय है, जिसे सत्र न्यायालय भी कहा जाता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होते हैं, जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में सेवा करते हैं। इनमें से प्रत्येक आपराधिक अदालत के पास आरोपियों पर मुकदमा चलाने और कानून तोड़ने के दोषी पाए गए लोगों को कानून के अनुसार दंडित करने का अधिकार है। कानूनी उल्लंघनों से जुड़े आपराधिक मुकदमों की सुनवाई आपराधिक अदालतों द्वारा की जाती है। इन घटनाओं में चोरी, डकैती, बलात्कार, आगजनी, जेबतराशी, मारपीट, हत्या और अन्य अपराध शामिल हैं। इन स्थितियों में दोषी पक्ष को सजा मिलती है, जिसमें जुर्माना, कारावास या यहां तक कि मौत की सजा भी शामिल हो सकती है। एक आरोपी व्यक्ति जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मौत की सजा दी गई है, उसे तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि उच्च न्यायालय ने उसकी सजा को मान्य नहीं कर दिया हो। आपराधिक अदालतें कानूनी प्रणालियों के भीतर महत्वपूर्ण संस्थानों के रूप में कार्य करती हैं, जिनका काम आपराधिक कार्यवाही में निष्पक्षता और कानून के शासन का पालन सुनिश्चित करना है। अपने न्यायिक कार्यों, पदानुक्रमित संरचना और प्रमुख हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से आपराधिक अदालतें बड़े पैमाने पर समाज के हितों के साथ प्रतिवादियों के अधिकारों को संतुलित करते हुए न्याय के सिद्धांतों को कायम रखती हैं। राज्य की भूमि आय से जुड़े मामलों की सुनवाई राजस्व अदालतों द्वारा की जाती है। राजस्व मंडल जिले का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है। आयुक्तों, कलेक्टरों, तहसीलदारों और सहायक तहसीलदारों के न्यायालय इसके अधिकार क्षेत्र में हैं। भूराजस्व से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई के लिए तहसीलदार का न्यायालय सबसे पहले होता है। कलेक्टर या उपायुक्त का न्यायालय वह स्थान है जहां कोई इसके फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। इसके बाद उपायुक्त न्यायालय के फैसले के खिलाफ आयुक्त न्यायालय में अपील की जा सकती है। राजस्व संबंधी विवादों के लिए जिले की सर्वोच्च अदालत, राजस्व बोर्ड, अधिक अपीलों का लक्ष्य है। राजस्व अदालतें भूराजस्व के प्रशासन और भूमि स्वामित्व और खेती से संबंधित विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका विशिष्ट क्षेत्राधिकार और विशेषज्ञता उन्हें कानूनी प्रणाली के भीतर आवश्यक संस्थान बनाती है, खासकर कृषि समाजों में जहां भूमि आजीविका और धन का प्राथमिक स्रोत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।